जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स की रिटर्न स्टार्ट हो चुकी है। तो आप भी अगर अपनी रिटर्न खुद भरते हैं या किसी भी टैक्स प्रोफेशनल से भरवाते हैं तो 25 इस तरह की मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह की नोटिस, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों इन सभी गलतियों को डिस्कस करते हैं ताकि आप भी इन गलतियों को ना करें। तो सबसे पहली गलती दोस्तों ये है कि इनकम टैक्स की रिटर्न ही ना भरना। आपको पता होगा, अगर आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, जो कि 2.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रेजाइम में है और 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रेजाइम में है, किसी भी तरह की छूट, डिडक्शन, एग्जम्पशन लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 या 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना मैंडेटरी है। दोस्तों बहुत बार हमने देखा है कुछ लोग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर देते हैं, जैसे कि 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, एफडी करवाना, प्रॉपर्टी खरीदना, और वो इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरते हैं। तो क्या होता है इस केस में, 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148 का नोटिस भेज सकता है और आपको पूछ सकता है कि आपने उस साल की रिटर्न क्यों नहीं भरी थी। 31/3/2024 को जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हुआ है, इसका असेसमेंट ईयर है 24-25। तो 25 से लेकर के 31/3/28 तक आपको इस फाइनेंशियल ईयर का नोटिस आ सकता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी थी। तो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा भी अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन की ट्रैवलिंग की है, आपका कोई टीडीएस कट गया था, इस तरह से काफ़ी सारे और भी दोस्तों, अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा की सर्विस है, आपकी 60 लाख से ज़्यादा की सेल है, 1 करोड़ से ज़्यादा आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं, अगर वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न आप जरूर भरें। इसके बाद में जो दूसरी गलती आपको नहीं करनी है, मिसिंग डेडलाइन। आपको पता होगा हर चीज़ की एक ड्यू डेट होती है, टाइम से, समय से ही आपको वो काम करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो लास्ट तारीख है 31 जुलाई 2024 है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न नहीं भर पाएंगे, भर पाएंगे, जो कि बिल रेटेड आईटीआर होती है, जो कि आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको कुछ नुकसान देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा न्यू और ओल्ड दो तरह की टैक्स रेजाइम है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं और काफी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फॉर्म 10(I)(E)(A) भी भरना पड़ सकता है। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आईटीआर 31 जुलाई 2024 से पहले भरनी पड़ेगी। 1 अगस्त से दोस्तों आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में नहीं जा पाएंगे, आपको अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजाइम में ही प्रोसेस करवानी पड़ेगी। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है कोई शेयर मार्केट के अंदर किसी भी तरह का और उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तब भी आपको डेडलाइन मिस नहीं करनी है। इंटरेस्ट बचाना है आपने तो भी आपको डेडलाइन मिस नहीं करनी है। इसके बाद जो तीसरी गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, रॉन्ग आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना है आपको पता होगा आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 होता है। जैसी आपकी इनकम है वैसी आईटीआर का फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। सैलरी, पेंशन, अदर सोर्स की इनकम आईटीआर 1, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आईटीआर 2, इंट्राडे एफ&ओ बिजनेस आईटीआर 3, प्रजम्पटिव टैक्सेशन आईटीआर 4, आईटीआर 5 जो भरती है पार्टनरशिप फर्म भरती है। इसके बाद में कोई प्राइवेट ट्रस्ट है वो भी 5 भर सकती है, कंपनी 6 भरती है और एटीजी वगैरह की जो भी ट्रस्ट होती है वो आईटीआर 7 भरती है। तो आपने अगर गलत आईटीआर का फॉर्म भर लिया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पिछले बजट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था कि एक कॉमन आईटीआर का फॉर्म आपको देंगे जिसमें अलग से आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो फॉर्म लाइव नहीं हुआ है। तो आपको आईटीआर का फॉर्म अपनी इनकम, एज, स्टेटस के हिसाब से ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद में एक और गलती जो लोग करते हैं, अपने सभी बैंक अकाउंट को शो नहीं करते हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस को शो नहीं करते हैं। बैंक अकाउंट को शो करने का मतलब ये नहीं है कि आपने आईटीआर में उस बैंक अकाउंट का नाम और उसने एड्रेस और जो भी आईएफएससी कोड वगैरह आपने वहां पे शो कर दिया। उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है उन सभी को भी आपको अपनी इनकम में, अपनी बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है तो उस लोन का क्या क्लोजिंग बैलेंस था, अगर आपकी बैलेंस शीट बन रही है तो वो भी आप लें, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया था। अगर आपका कोई होम लोन है तो उसको भी लें, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सभी बैंक अकाउंट का क्रेडिट आपने मैच करना है। वो जीएसटी की लिमिट से तो क्रॉस नहीं कर रहा है, सभी अकाउंट को रिकंसाइल करें, उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर भरें। इसके बाद में जो गलती लोगों द्वारा की जाती है वो है क्लबिंग ऑफ इनकम। आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर क्लबिंग के प्रोविजन होते हैं। वो बोलते हैं अगर आप अपनी इनकम को डाइवर्ट करते हैं तो हम ये मानेंगे कि ये आप ही की इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 18 साल से कम का कोई बच्चा है जो कि माइनर है, या आपकी वाइफ है, उनकी कोई इनकम नहीं आ रही है और उनके
अलावा आप एफडी इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है यहाँ पे क्लबिंग होगी और ये सारी की सारी इनकम आप एक इनकम में मानी जाएगी। तो आप खुद चल करके अगर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को दिखा देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इन फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है कि यहाँ पे तो क्लबिंग के प्रोविजन लागू होते थे, तब आपके ऊपर टैक्स के साथ साथ में इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह भी लगाई जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों पिछले 3 सालों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में लगा है, जो कि है AIS TIS और फॉर्म 26 तो पहले भी आता था। अगर आपका किसी ने TDS काटा है तो फॉर्म 26 में शो होता है, जिसको कि एनुअल टैक्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। AIS और TIS के अंदर दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपने पैन कार्ड से की है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सेविंग का ब्याज भी आ रहा है, और आपको पता होगा न्यू टैक्स रेजाइम में तो सेविंग के ब्याज की भी छूट नहीं मिलती है, वो भी इनकम में जुड़ जाता है। सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया आपने, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स किया। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हैं और शो नहीं करते हैं, लेकिन AIS TIS में बोल जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ITR 2 या 3 भरनी पड़ेगी। तो मेक श्योर करें दोस्तों, ITR भरने से पहले अपना AIS TIS और 26 जरूर चेक करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको मिसमैच का नोटिस ना आए। क्योंकि AIS TIS और 26 के अपडेट होने की जो लास्ट तारीख 31 मई है, तो अगर आप अभी तक कोई भी डाटा AIS TIS में शो नहीं कर रहा है तो आप ये मत समझें कि हमारा कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। 31 मई के बाद में जून और जुलाई के 2 महीने आपके पास होंगे, इन्हीं महीनों के अंदर आप अपनी ITR भरें जबकि आपका AIS TIS अपडेट हो जाए। इसके बाद में एक और गलती जो व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। आप अपनी इनकम को कम दिखा रहे हैं या दिखाई नहीं रही हैं या गलत हेड में दिखा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही है सैलरी की 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, और आप चाहते हैं कि मेरा टैक्स ना लगे, मैं इतनी इनकम दिखा दूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। जितनी भी आपकी सेल हो रही है, आपका नेट प्रॉफिट 8% या 6% के अकॉर्डिंग आपको दिखाना है। एक्चुअल के अंदर जितनी भी आपकी सेल, सर्विस, इनकम हो रही है, चाहे किसी भी हेड में हो, आपको पता होगा 5 हेड होते हैं, सैलरी या पेंशन का, हाउस प्रॉपर्टी का, इसके बाद में PGBP का, कैपिटल गेन का और अदर सोर्स का। तो एक्चुअल इनकम आपको दिखानी है, अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नहीं करनी है। इसके बाद में जो गलती हर एक टैक्स पेयर के द्वारा की जा सकती है वो है सेविंग बैंक अकाउंट को शो नहीं करना, उसके इंटरेस्ट को शो नहीं करना। दोस्तों आपको पता होगा हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, एक नहीं 5-5, 10-10 सेविंग अकाउंट लोग मेंटेन करते हैं। आपको पता होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और इस तरह के भी आजकल खुल चुके हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी सेविंग अकाउंट होते हैं। तो पिछले 2 सालों से तो आपका इंटरेस्ट वगैरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं लगता था, लेकिन इस साल से क्या है, जितने भी बैंक हैं आपके सभी के सेविंग अकाउंट जहाँ पे आपने अपना पैन नंबर दे रखा है वो AIS TIS में शो हो जाएंगे। तो मेक श्योर करें आप अपनी तरफ से चलकर ही एक्चुअल इंटरेस्ट दिखा दें, नहीं तो बाद में मिस मैचिंग आ जाएगी। अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में 6,99,900 रुपये की इनकम दिखाते हैं और आपका 2,000 रुपये का दोस्तों अगर आपका ब्याज था वो आपने नहीं दिखाया, तो वो भी आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। 7,02,000 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी। हालांकि आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी इनकम का जो स्लैब है वो चेंज हो सकता है। तो मेक श्योर करें आप अपने सेविंग इंटरेस्ट सभी बैंकों के जरूर दिखाएं। इनकम टैक्स के अंदर आपको पता होगा 2 टैक्स रेजाइम है, न्यू टैक्स रेजाइम और ओल्ड टैक्स रेजाइम। ओल्ड टैक्स रेजाइम के अंदर काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन लोग इस चीज़ का मिसयूज करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। और आपको पता होगा 80C में 1.5 लाख की छूट है और आपकी 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, खर्चा ही नहीं किया कहीं पर, फिर भी 1.5 लाख की छूट ले रहे हो। 50,000 की हेल्थ इंश्योरेंस की छूट ले रहे हो, HRA की छूट, HRA का छूट ले रहे हो आप। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है दोस्तों। जितनी भी आपकी एक्चुअल डिडक्शन है उन्हीं का ही आपको डिडक्शन क्लेम करनी है, ताकि इन फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 133(6) के अंदर नोटिस ना भेजे। बहुत सारे लोगों को ऐसे नोटिस अभी भी आ रहे हैं पिछले 2 सालों के, कि आपने पूरी की पूरी क्लेम ली थी, डिडक्शन लिया था और आपके 26(a) में 16 नंबर फॉर्म में तो ऐसी डिडक्शन नहीं थी। तो या तो इसका प्रूफ दें या आप अपनी रिटर्न को अपडेटेड भरें। उसमें अपडेटेड रिटर्न में आपको दोस्तों टैक्स के साथ में पेनल्टी और एडिशनल टैक्स भी भरना पड़ सकता है। तो गलत डिडक्शन, ज़्यादा डिडक्शन जो एक्चुअल है उससे आपको नहीं लेनी है। इसके बाद जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे है तो हमने डिस्कस कर लिया है कि ये सारा का सारा डेटा आपका AIS TIS और 26(a) में शो हो जाता है। हालांकि आपने सिर्फ शेयर लेकर के छोड़े हैं या म्यूचुअल फंड लेकर के छोड़े हैं और आपने अभी तक उन्हें बेचा नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो ITR 1 आप भर सकते हैं, या बिजनेस की इनकम है तो उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अगर आपने उन म्यूचुअल फंड या शेयर्स को बेचा है तभी कैपिटल गेन राइज होगा और तभी आपको उसको इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना है। तो मेक श्योर करें म्यूचुअल फंड या शेयर कोई भी आपने खरीदे या बेचे हैं तो उनको अपनी ITR में दिखाएं, अदरवाइज मिसमैच का नोटिस आपको आ सकता है। इसके बाद जो एक गलती की जाती है, GST रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया है, चाहे रेगुलर के अंदर हो चाहे कंपोजिशन के अंदर हो,
और उसके अंदर या तो आप जीएसटी की सेल दिखा ही नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं तो उसको आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में शो नहीं कर रहे हैं, शो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक्चुअल नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों। अगर आप कंपोजिशन के अंदर हैं तो जीएसटीआर 4 के अंदर या सीएमपी 08 का जो टोटल है वो आपके आईटीआर के अंदर सेम जाना चाहिए। अगर आप रेगुलर के अंदर हैं तो 3B1 और जीएसटीआर 9 की जो सेल आप दिखाएंगे वही इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी जानी चाहिए। तो अगर आप जीएसटी के अंदर कुछ और सेल दिखाते हैं और इनकम टैक्स के अंदर कोई और सेल दिखाते हैं तो ये भी आपका मिसमैच का कारण बन सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट आपको इन फ्यूचर के अंदर नोटिस भेज के पूछ सकता है कि इन दोनों के अंदर फर्क क्यों आ रहा है। इसके बाद जो एक गलती बहुत सारे लोगों द्वारा की जाती है, अपने इनकम को गलत हेड के अंदर दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन की, चाहे वो एक ही शेयर खरीद के बेचा हो, और वो उसको अदर सोर्स के अंदर दिखा देता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। रेंटल की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाना है, कैपिटल गेन को शेयर मार्केट है या आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है तो शेयर मार्केट में दिखाना है, बिजनेस की इनकम को बिजनेस में दिखाना है 3 या 4 के अंदर, और सैलरी या पेंशन को आपको सैलरी के अंदर दिखाना है। बहुत सारे लोग दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम पे काम करते हैं, जैसे कि वो तो अपनी तरफ से सैलरी ले रहे हैं लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम सेक्शन 194C के अंदर या प्रोफेशनल फीस 194J के अंदर मिलती है, तो ये आपकी सैलरी नहीं होती है। या तो इसको बिजनेस की इनकम में दिखाएं या इसको अदर सोर्स में दिखाएं, क्योंकि आप 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन वहाँ पे ले लेते हैं, और अगर आपका टीडीएस कटा है, कॉन्ट्रैक्चुअल की इनकम है 194C या J के अंदर है, तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की नहीं मिलती है। तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। जिस हेड की इनकम है, जिसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कटा हुआ है, उसी हेड में ही आपको वो इनकम दिखानी है, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स का नोटिस आपको ना आए। इसके बाद जो गलती की जाती है वो अपनी एग्जम्प्ट इनकम या टैक्स फ्री इनकम को अपनी आईटीआर में ना दिखाना दोस्तों। जैसे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट हो गया, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपने शेयर्स बेचे थे 1 लाख रुपए तक के, तो आपको पता होगा वो माफ होते हैं। तो इस तरह की कोई भी आपकी इनकम है दोस्तों जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, फिर भी आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना है। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर इनकम का। एग्रीकल्चर इनकम ओनली तो आपकी टैक्स फ्री होती है, लेकिन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर मिल जाती है तो एग्रीकल्चर पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये आपके टैक्स रेट को, आपके टैक्स को प्रभावित कर सकती है। तो आपकी एग्जम्प्ट इनकम, टैक्स फ्री इनकम या कोई भी गिफ्ट की इनकम आई है उसको भी अपनी आईटीआर में जरूर दिखाएं। इसके बाद में दोस्तों टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपने जितना टीडीएस या टीसीएस आपका कटा है या आपने एडवांस टैक्स भरा है, इन सभी को रिकंसाइल जरूर करें। जब आप आईटीआर भरते हैं तो वहां पे अलग से आपसे पूछा जाता है कि आपका कितना टीडीएस कटा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है, लेकिन अगर वहां पे शो नहीं हो रहा है और आपके पास प्रॉपर चालान है और आपके 26 में ये सारा का सारा डाटा शो हो रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जितना टीडीएस या टीसीएस ऑनलाइन शो कर रहा है उतना ही दिखाएं, ना उससे कम दिखाएं ना उससे ज़्यादा दिखाएं, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह के मिसमैच का नोटिस ना आए। इसके बाद एक गलती की जाती है कि आपके ऊपर अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है दोस्तों, अगर आपका टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है तो आपको ये टैक्स 4 टुकड़ों में, अप्रैल मई जून के अंदर 15% हो गया, फिर उसके बाद में सितंबर के अंदर 45%, दिसंबर के अंदर 75% और 15 मार्च तक आपको 100% आपका टैक्स पे कर देना था। आपने नहीं किया। आईटीआर भरते समय आपके इस एडवांस टैक्स को ना भरने के कारण आपको एडिशनल ब्याज आपसे मांग लिया जाएगा। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको एडवांस में है, टाइम से भर देना है। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हो चुका है या एडवांस टैक्स आपने भर दिया है, फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग देना पड़ सकता है। इसके बाद में बहुत बार देखा जाता है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके नेम की स्पेलिंग, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट, ये सारी की सारी डिटेल में कुछ ना कुछ मिसमैच आ जाता है। तो जब आप आईटीआर भरते हैं तो वो सेम का सेम डाटा आपके आईटीआर के ऊपर प्रिंट होकर आ जाता है। तो आपको आईटीआर भरने से पहले आपको प्री फिल डेटा या आपको प्रीव्यू वहाँ पे दिखाया जाता है कि आप ये चेक कर लें नेम की स्पेलिंग वगैरह और सारा कुछ। तो आपको मेक श्योर करनी है कि सारा का सारा डाटा आपका पैन और आधार के अकॉर्डिंग ही है, ताकि बाद में आपको रिवाइज रिटर्न ना भरनी पड़े। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। इसके बाद में बहुत सारे लोग तो दोस्तों अपना बैंक अकाउंट वैलिडेशन किए बिना ही इनकम टैक्स की रिटर्न भर देते हैं। अगर आपका कोई भी इनकम टैक्स का रिफंड आने वाला था, आपका टीडीएस या टीसीएस कट गया है, आपने एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा भर दिया है, तो आपको वो रिफंड मंगवाने के लिए आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है। हालांकि आपको सारे के सारे बैंक अकाउंट वहाँ पे शो करने होते हैं और उनमें से एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, एलिजिबल फॉर रिफंड भी होना चाहिए, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड भी होना चाहिए, ताकि आपका कोई भी रिफंड बनता था तो आ जाए। वैलिडेटेड फॉर रिफंड आप नहीं करते हैं, उसको नॉमिनेट नहीं करते हैं, और बाद में क्या होता है दोस्तों, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर देते हैं फिर आप वेट करते हैं कि मेरा रिफंड नहीं आया। तो आईटीआर भरने से पहले या भरते टाइम ही आपको अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले एक काम आपको जरूरी रूप से कर लेना है, ई प्रोसीडिंग के अंदर कोई भी पेंडिंग एक्शन अगर आपका आ रहा है, कई बार क्या होता है आपको पिछले सालों का कोई भी नोटिस या ऐसा कुछ केस कचहरी का आपका चक्कर चल रहा होता है इनकम टैक्स के अंदर आपको,
तो वो ज़रूर देख लेनी है, ताकि वो वैसे तो अलग फाइनेंशियल ईयर का अलग ही नोटिस आता है, लेकिन कई बार इस साल का नोटिस आपको करंट ईयर में या पिछले साल का नोटिस आपको परेशान ना करे, किसी भी तरह की एडिशनल दिक्कत ना पैदा करे। तो ई प्रोसीडिंग के अंदर जाकर के, पेंडिंग एक्शन में जाकर के कोई भी एक्शन आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में ITR प्रोसेसिंग के टाइम में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी के बाद में दोस्तों ई प्रोसीडिंग पेंडिंग एक्शन में जाकर के अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड कोई खड़ी है, अगर आपने पिछले साल या किसी भी पिछले साल में आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अच्छे से नहीं भरी थी, आपने लेट भरी थी, कोई लेट फीस है, कोई टैक्स है, किसी भी तरह का कोई डिमांड थी आपकी, वो आपने नहीं चुकाई है, तो अब वो आपकी शो हो रही होगी। और मेक श्योर करें दोस्तों आप उस डिमांड को चेक कर लें, क्योंकि इस साल अगर आपने कोई भी TDS का रिफंड मांगा था तो पहले आपकी वो डिमांड एडजस्ट की जाएगी, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो आपको दिया जाएगा, नहीं तो वो आपका भी रख लिया जाएगा। तो आपको ई प्रोसीडिंग के अंदर जाके पेंडिंग एक्शन में आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक कर लेनी है, कोई आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं शो कर रही है। इसके बाद एक जो बिजनेसमैन होता है दोस्तों, अपनी बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता है और सीधी ITR भर देता है, और इन फ्यूचर के अंदर जब उसको जरूरत पड़ती है तब आपको ITR के अकॉर्डिंग ही बैलेंस शीट वगैरह को मैच करवाना पड़ता है। कई बार कुछ चीज़ों को प्रूफ करना पड़ जाता है। तो अगर आप ITR 3 भर रहे हैं या आप ITR 4 भी भर रहे हैं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में, जो हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है ITR 4 कैसे भरनी है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट जरूर बनानी है। और एक बात ध्यान में देने वाली है, अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है फिर भी आप अपनी बैलेंस शीट और कम से कम ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो जरूर बनाएं, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका क्या लेखा जोखा है, आपकी कितनी पूंजी बन चुकी है, कितनी पूंजी कहाँ कहाँ पे आपकी इन्वेस्टेड है। ITR भरने से पहले अपनी बैलेंस शीट भी जरूर बनाएं। इसके बाद में जो गलती की जाती है नॉर्मल टैक्स पेयर के द्वारा, आजकल तो वैसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी ITR भरने के बाद में उसको वेरीफाई करना पड़ता है। पहले ये वेरीफिकेशन 120 डेज में किया जा सकता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन कर दिया है। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको ITR को वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई आप आधार OTP से, इंटरनेट बैंकिंग से, बैंक EVC से, डीमैट EVC से, अगर कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो इसका प्रिंट निकालें और उसके ऊपर साइन करके CPC बेंगलोर में आप भेज सकते हैं। दोस्तों 30 दिन तक आप इस ITR को वेरीफाई नहीं करते हैं और 31वें दिन करते हैं तो ये माना जाएगा कि उस 31वें दिन ही आपने ITR भरी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी ITR आपने 30 जुलाई को भर दी और 30 अगस्त तक आप उसको वेरीफाई नहीं करते हैं और 1 सितंबर को करते हैं दोस्तों, तो ये माना जाएगा कि आपने ITR 1 सितंबर को भरी है और उसके अकॉर्डिंगली लेट फीस कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सारे के सारे आपको देखने को पड़ जाएंगे। तो ITR भरने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर उसको वेरीफाई करना ना भूलें। इसके बाद में बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, अपनी ITR भरी, जो भी बैंक का स्टेटमेंट है या ट्रांजेक्शन्स है, प्रूफ है, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इधर उधर रख के भूल जाते हैं। आपको पता होगा सेक्शन 148 के अंदर आपका नोटिस 3 साल या 6 साल तक आपका खोला जा सकता है। अगर आपकी टर्नओवर ट्रांजेक्शन्स 50 लाख तक है तो 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो इसका मतलब 4 साल हो गया। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था 31/3/24 का जो असेसमेंट ईयर है 24-25 है, इसके 3 साल तक, 31/3/28 तक, या इसके भी 6 सालों तक 31/3/2031 तक आपका ये नोटिस 148 में खोला जा सकता है। जब आपसे कुछ ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड प्रूफ मांगे जाएंगे तो आप कहाँ से ला करके देंगे? तो जो भी आपके पास प्रूफ है उनकी एक फाइल बना करके रखें, पंचिंग करके आप एक सेफ जगह में रखें। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो आप उनको स्कैन करके PDF बना करके भी रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में आपको रेफरेंस पर्पज़ के लिए काम आ जाए। इसके बाद जो एक गलती की जाती है दोस्तों, गलती करने के बाद उस गलती को सही ना करना भी एक गलती होती है। आपने इनकम टैक्स की रिटर्न जल्दबाजी में या किसी नॉलेज में अभाव में भर दी है, गलत भर दी है, आपको पता लग गया दोस्तों टाइम से ही कि आपने रिटर्न गलत भरी थी, तो जागो तभी सवेरा है। रिवाइज इनकम टैक्स की रिटर्न का एक ऑप्शन आता है। अगर आपने 31 जुलाई से पहले या उसके बाद में कोई रिटर्न भरी थी, उसमें कमी निकल गई, कुछ आपको पता लगा कि ये चीज़ तो मैंने कम दिखा दी, ज़्यादा दिखा दी, नहीं दिखानी थी, तो 31 दिसंबर 2024 तक आप अपनी उस रिटर्न को रिवाइज करें। जितनी बार मर्जी आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी तरह की मनाही नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको पता लगता है कि किसी तरह की कोई कमी रह गई आपकी ITR में, तो प्लीज़ ITR को रिवाइज करना सुनिश्चित करें। इसके बाद में दोस्तों जो 24वीं गलती हमारी की जाती है वो की जाती है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के अंदर आपको ध्यान नहीं देते हो। आपने ITR भर दी, आपका काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस ITR को एक्सेप्ट ना कर ले, प्रोसेस ना कर दे। आपको पता होगा सारी की सारी ITR CPC बेंगलोर द्वारा कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग की जाती है। अगर आपने अपनी ITR ASTS 26S के अकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, GST के अकॉर्डिंग नहीं भरी थी, कुछ गलत भर दिया था डाटा, तो आपका CPC बेंगलोर उस ITR को प्रोसेस नहीं करता है, इनवैलिड कर देगा 139(9) के अंदर, या दोस्तों आपको डिमांड निकाल के छोड़ देगा। आपको एक तो टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है और अपना इंटीमेशन चेक करें मेल पर नहीं मिला है तो आप इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करके व्यू फाइल रिटर्न में जाकर के देखेंगे, वहाँ पर भी आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। इंटीमेशन में अगर आपका
ग्रीन कलर आ रहा है तो आपका रिफंड आने वाला है, ब्लू है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर रेड कलर में आ रहा है तो आपको कोई डिमांड आ रही है दोस्तों, तो डिमांड को आप टाइम से ही रिप्लाई कर दें ताकि आपकी डिमांड वो मैच्योर ना हो। तो इंटीमेशन को भी चेक करना जरूरी है। 25वीं और लास्ट कमी, लास्ट जो आपकी दोस्तों एरर होती है, जो मिस्टेक होती है, वो आप जो लोग जो करते हैं किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते हैं। एक सीए, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल कोई भी व्यक्ति है दोस्तों जो उसको कानून का ज्ञान है, उसको पता है कि कैसे आईटीआर प्रोसेस होती है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो उनकी हेल्प भी आप जरूर लें। ना मात्र की फीस में, बहुत कम फीस में आपका बढ़िया काम कर देते हैं, पूरे साल आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। हमसे कोई भी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग सकते हैं। हमने नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर भी आप अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सभी गलतियां आपको नहीं करनी है ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की नोटिस का सामना ना करना पड़े। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।